हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके और आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम जो लेक्चर देखेंगे वो है आर्टिकल 19। ओके, आर्टिकल 19 को राइट्स ऑफ फ्रीडम का आर्टिकल भी कहते हैं, बिकॉज जितने भी राइट्स ऑफ फ्रीडम हैं वो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड हैं। ओके, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज हैं। ठीक है, क्लॉज 1 टू क्लॉज 6। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है उसमें सब क्लॉज A टू G तक हैं, और यही सब क्लॉज जो हैं A टू G, इन्हीं में हमारे राइट्स ऑफ फ्रीडम मेंशन हैं। ठीक है, बाकी जो क्लॉज 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं ये इन सब क्लॉज के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे हमारे ये राइट्स ऑफ फ्रीडम वर्क नहीं करते हैं या उनको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, या उन चीज़ों पे ये राइट ऑफ फ्रीडम अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इन राइट्स ऑफ फ्रीडम पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। ओके, और हमने आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29 ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिया में इंडियन सिटीजन्स के लिए गिवन है। ओके, यानी ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। इंडिया में जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम आर्टिकल 19 के सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे, ख़ास करके जो आर्टिकल 19 के रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि ओके सब क्लॉज ए के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, या फिर सब क्लॉज बी के लिए वो सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। ओके, सो मैं इस तरह से रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोलना चाहता। मैं सॉवर्निटी का क्या मतलब है और ये कैसे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है और वो रिस्ट्रिक्शन क्यों है, पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है, और पब्लिक ऑर्डर में ऐसी क्या चीज़ें आती हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर की वायलेशन कहलाएंगी। तो इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में देखेंगे। सो आई नीड टाइम। ओके, बिकॉज अगर मुझे सभी एस्पेक्ट को पूरे क्लैरिटी से पढ़ाना है तो आई नीड टाइम एंड यू नीड पेशेंस, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप लेक्चर को 2 पार्ट में तोड़ के देखो, आपकी चॉइस है, पर पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। और जैसा कि मैं हमेशा क्लेम करता हूँ, अगर आपने पेशेंस दिखाया और एंड तक लेक्चर देखा तो लेक्चर के एंड में आप मुझे थैंक यू कहेंगे, बिकॉज़ आपको ये फील होगा कि जो आपने टाइम यहाँ पे डिवोट किया वो वर्थ इट था। ओके, तो ये सारी डिस्क्लेमर थी और ये इंट्रोडक्शन था। अब हम आर्टिकल 19 को बिगिन करते हैं। तो देखिए, जो राइट्स ऑफ फ्रीडम हैं वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में गिवन है, बाकी सब रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। अच्छा, क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज हैं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनके जो क्लॉजेज़ हैं और उन क्लॉजेज़ में जो सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज को अगर आप एलोन पढ़ेंगे तो उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। यानी सब क्लॉज की मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग तब निकलती है जब हम उसे उसके क्लॉज के साथ में पढ़ें। ठीक है, जैसे अगर मैं सब क्लॉज ए को सिर्फ ये पढ़ूं, टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, किसको?
अगर मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ये किसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। पर अगर इस सब क्लॉज ए को मैं क्लॉज 1 के साथ ऐड करके पढ़ूँ तो इसकी कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी अपनी बात कहने और ख़ुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी का अधिकार है। ठीक है, उनको आज़ादी है। अगर इसको और ब्रॉडर सेंस में बोलें तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, their opinion, their thoughts, their ideas, their belief, okay, by means of writing, painting, printing, lithography, or by any other means. By any other means include all the social media platforms, like जो आप Facebook, Instagram, YouTube पे जो पोस्ट करते हैं वो बाई अदर मीन्स में आता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इंडिया में आर्टिकल 19 में कहीं मेंशन नहीं है, रिटन मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इम्प्लाइडली मेंशनड है सब क्लॉज ए के अंदर। बिकॉज व्हेन आई से कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ओपिनियन, थॉट्स, बिलीव, आइडियाज थ्रू मीन्स ऑफ राइटिंग, पेंटिंग एंड प्रिंटिंग, दिस मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। बिकॉज फ्रीडम प्रेस का काम क्या होता है? राइटिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, यही तो न्यूज़पेपर में होता है या मैगजीन्स में होते हैं या टेलीविज़न पे यही तो दिखता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड मीनिंग, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ ए इम्प्लाइड मीनिंग इन सब क्लॉज ए। अब ये जितने भी आपके राइट्स ऑफ फ्रीडम हैं, मैंने कहा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ना होने का मतलब है, एब्सोल्यूट कब होता? जब आपको ये राइट्स ऑफ फ्रीडम गिवन होते और इन पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती, तो इनका नेचर एब्सोल्यूट होता। लेकिन जितने भी राइट्स ऑफ फ्रीडम हैं इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है। और सभी राइट्स ऑफ फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो क्लॉज ए हमने कवर कर लिया। अब हम क्लॉज बी को देखते हैं, सॉरी सब क्लॉज बी। अब हम सब क्लॉज बी को पढ़ेंगे। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब है इंडिया के सभी नागरिक यानी सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कहीं पे विदाउट आर्म्स। ठीक है, यानी उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए, बिना हथियार के वो कहीं भी पीसफुली समूह बना के इकट्ठा हो सकते हैं। इसका जो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होता है वो ये है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉर्म पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स एंड दे कैन कैरी आउट रैली, मार्च, प्रोसेसन फॉर रिलीजियस और फॉर पॉलिटिकल पर्पज। यानी भारत के सभी नागरिक धार्मिक या राजनीतिक एक्टिविटी के लिए पीसफुली असेंबल होकर अपनी धार्मिक रैली या रिलीजियस प्रोसेशन या पॉलिटिकल रैली निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप पॉलिटिकल पर्पज के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पर्पज के लिए आप रैली निकाल रहे हैं तो आप, या प्रोसेसन मार्चेस कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल पर्पज के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी। अब देखिए, अगर मैं सब क्लॉज सी की बात करूं तो सब क्लॉज सी को क्लॉज 1 के साथ पढ़ेंगे तो ये होगा कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। इसका मतलब है भारत के सभी नागरिकों के पास अधिकार है कि वो एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, इसको और ब्रॉडर सेंस में इंटरप्रेट करें तो होगा कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉर्म ग्रुप, कंपनी, एसोसिएशन, यूनियन
फॉर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पज, यानी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पर्पज के लिए आप किसी भी तरह का समूह, ग्रुप, कंपनी, यूनियन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सोशल सर्विस करनी है तो आप एक एनजीओ का फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एन एनजीओ। या कोई भी आप सोशल ग्रुप बना सकते हैं जो सोशल सर्विस करे। अगर आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो आप कोई पार्टनरशिप में कंपनी या फिर आप एक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, ओके, एक कंपनी खोल सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, ओके। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप ट्रेड यूनियन बना लीजिए, या आपको अपने मैनेजमेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है तो ट्रेड यूनियन बना लीजिए। तो इन सारे तरह के ग्रुप्स, एसोसिएशन, यूनियन बनाने का अधिकार भारत के नागरिकों के पास है आर्टिकल 19 में सब क्लॉज सी के तहत। अब सब क्लॉज डी को देखते हैं। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो भारत के टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सभी राइट्स ऑफ फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और मैं सबके रिस्ट्रिक्शंस उनके साथ ही क्यों नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको आर्टिकल 19 वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सब क्लॉज ई को पढ़ते हैं। सब क्लॉज ई क्या कहता है? सब क्लॉज ई कहता है ऑल सिटीजन्स, ओके, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो भारत के टेरिटरी में कहीं भी सेटल या रह सकते हैं, ठीक है, टेम्पोरली या परमानेंटली, ठीक है। यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाद में हम देखेंगे। अब मैं सब क्लॉज जी को पढ़ता हूँ। सब क्लॉज जी कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के पास ये मौलिक अधिकार है, ओके, ये उनका राइट है, ये उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार, कोई भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप क्लॉज 1 को पढ़ रहे थे तो सब क्लॉज ए से जी के बीच में आप नोटिस कीजिए कि ई के बाद एफ आता है, पर यहाँ पे सब क्लॉज एफ नहीं है। तो सब क्लॉज एफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत रिपील कर दिया। क्लॉज 1 से क्लॉज 6 में रिपीट। क्लॉज 1 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैंने इन सबका ब्रॉड सेंस भी आपको बता दिया। सब क्लॉज बी जो है वो पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स का अधिकार देता है आपको। सब क्लॉज सी आपको एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। सब क्लॉज डी आपको इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी घूमने का अधिकार देता है फ्रीली। सब क्लॉज जी आपको भारत के टेरिटरी में कहीं भी रहने का अधिकार देता है। सब क्लॉज जी आपको भारत के अंदर कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने का अधिकार देता है। अब इनके रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। तो जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 में है, ठीक है। अब देखिए क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं आपके सब क्लॉज ए के लिए, यानी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन है वो रिस्ट्रिक्शंस आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अप्लाई होते हैं। क्लॉज 2 के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अप्लाई होते हैं। तो इसकी लैंग्वेज को पहले देखते हैं। क्लॉज 2 की लैंग्वेज है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restrictions on exercise of the right conferred by this said sub clause। इसका मतलब है कि सब क्लॉज ए में जो अधिकार आपको गिवन है वो अधिकार अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ आपसे छीनता है या पार्लियामेंट कोई नया लॉ बना के सब क्लॉज ए के अधिकार को आपके रिस्ट्रिक्ट करती है या वो आपसे छीन लेती है, ठीक है, उन रीजनेबल ग्राउंड्स के लिए जो यहाँ पे मेंशन्ड है तो वो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपको सब क्लॉज ए के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है उस फंडामेंटल राइट के लिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर या कोई एग्जिस्टिंग लॉ जो कि यहाँ पे गिवन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस
के आधार पे आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग देखिए तो नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी कि क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में जो भी है वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको, किसी एग्जिस्टिंग लॉ को। और स्टेट अगर कोई लॉ बनाना चाहे किस लिए, अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहती हैं किस पे, उस अधिकार पे जो आपको सब क्लॉज ए में मिला है। ये एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग हुआ। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो है पहला है इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तीसरा फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट, चौथा पब्लिक ऑर्डर, पांचवा डिसेंसी और मोरालिटी, छठा इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, छठा डिफॉर्मेशन, सातवां है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इतने ही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय कीजिए, पर उस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी ऑफेंस को प्रोवोक ना करे। ओके, आप कोई प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन जो कि आप ऐसा भाषण ना दे जो किसी ऑफेंस को प्रोवोक करे। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन है। डिफेमेशन का मतलब है कि जब भी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब यूटिलाइज करें, ओके, एंजॉय करें, तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी को डिफेम कर सकते हैं। डिफेम करने का मतलब है किसी पे एज फॉल्स एलिगेशन लगाना। मतलब अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं और आपको पता है कि ये एलिगेशन फॉल्स हैं तो इसे डिफेमेशन कहते हैं, तो आप किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि इंडिया में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, ठीक है, आप उस जजमेंट पे एनालिसिस कर सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन जिस जज ने या जिन ग्रुप ऑफ जजेस ने उस जजमेंट को पास किया है उनमें से किसी भी जज पे आप कमेंट नहीं कर सकते। यानी अगर आपने क्रिटिसाइज़ किया किसी जज को तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, अब डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी का मतलब होता है राइट बिहेवियर, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। यानी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करें राइट बिहेवियर और मोरालिटी के दायरे में, आप इस दायरे को पार ना करें। पब्लिक ऑर्डर, यानी आप जब भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आप पब्लिक ऑर्डर वायलेट ना करें। अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर वायलेट करेगा तो एग्जिस्टिंग लॉ या पार्लियामेंट कोई नया कानून बना सकती है आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और अगर मौजूदा कोई कानून है जो आपके, अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसा यूज किया कि आपने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर देंगे। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। पब्लिक ऑर्डर के अंदर क्या आता है, देखिए, वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर मैं वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करूं तो 5 एरियाज़ हैं, ठीक है, 5 चीज़ें हैं, 5 एक्टिविटीज़ हैं जिनके तहत आप पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करते हैं। बिकॉज ये जो पब्लिक ऑर्डर वाला रिस्ट्रिक्शन है ये आपको सब क्लॉज 3 में भी मिलेगा, सॉरी क्लॉज 3 और क्लॉज 4 दोनों में मिलेगा। तो पब्लिक ऑर्डर के वायलेशन में क्या चीज़ें आती हैं, पहली चीज़ आती है ऑब्स्ट्रक्टिंग द लीगल प्रोसेस। अगर आप इंडिया में लीगल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकने का या रुकावट डालने का काम करेंगे तो ये वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर माना जाएगा। अब लीगल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए पुलिस ने किसी एक्यूज को किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए अरेस्ट किया, पुलिस उस एक्यूज़ को अगर कोर्ट में सबमिट करने के लिए ले जा रही है, कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, और आप पुलिस के काम में बाधा डालते हैं, इन्वेस्टिगेशन में या उस एक्यूज़ को कोर्ट तक ले जाने में, तो ये जो आप बाधा डालेंगे इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द लीगल प्रोसेस। ये वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर होगा। दूसरा, मान लीजिए एक्यूज़ कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होनी होती हैं, ठीक है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूल्स और रेगुलेशंस पे होते हैं। अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और वो भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा पब्लिक ऑर्डर वायलेट करने का सेकेंड तरीका, मतलब सेकेंड एक्टिविटी जिससे आप पब्लिक ऑर्डर वायलेट कर सकते हैं वो है क्रिमिनल ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना उसके परमिशन के घुस जाना। ठीक है, यानी अगर आपने किसी व्यक्ति के घर में आप उसके बिना परमिशन के घुस गए या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में आप बिना परमिशन के पहुंच गए उसके लैंड एरिया में, ठीक है, यानी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वहाँ बिना परमिशन के आप एंट्री करते हैं या वहाँ पे असेंबली करते हैं या उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो ये क्रिमिनल ट्रेसपासिंग कहलाएगा और ये वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर आता है। तीसरा, थ्रेट टू एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी है और उसको आप थ्रेटन करने का प्रयास करते हैं या फिर कुछ सिटीजन्स उसके चारों तरफ खड़ा होकर घेराव करके उस पर दबाव बनाने या उसको अपना काम करने में बाधा पहुंचाते हैं तो ये वायलेशन या डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर में माना जाएगा। चौथा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन। मतलब आप मतलब इंडिया के बाकी नागरिकों के अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ये ज़्यादा सुटेबल होगा क्लॉज सब क्लॉज बी के लिए। ओके, ये परफेक्ट एग्जांपल बैठेगा आपके क्लॉज 3 में। सब क्लॉज बी क्या कहता था कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू
फॉर्म पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी भारत के सभी नागरिक, ठीक है, पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। तो पीसफुल असेंबली करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी हाईवे पे या किसी रोड पे जाकर उसको ब्लॉकेट कर दें और वहाँ पे पीसफुली आप बैठ जाएं, या ब्लॉकेट करके मतलब वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट, तो वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं। बिकॉज अगर आपने किसी हाईवे या रोड को ब्लॉकेट कर दिया तो आपने उस रोड या हाईवे से जाने वाले बाकी सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट ऑफ फ्रीडम, मतलब राइट ऑफ मूवमेंट, ओके, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था वो आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो ये भी पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन माना जाएगा। यानी कि जब आप अपने आप राइट्स ऑफ फ्रीडम एंजॉय करें तो आप बाकी सिटीजन्स के राइट्स ऑफ फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, अदरवाइज इट विल बी द वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और पांचवा, पोटेंशियल टू कॉज वायलेंस और स्टैम्पीड विच कुड रिजल्ट इन कैजुअलिटी, यानी जब आप पीसफुल असेंबली बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वहाँ भद्दड़ या हिंसा होने की संभावना ना हो। अगर वहाँ पे भद्दड़ या हिंसा होने की पोटेंशियल है तो ये भी पब्लिक ऑर्डर के वायलेशन के तहत आपको वहाँ पे पीसफुल असेंबली करने से रोक दिया जाएगा। तो ये जो आखिरी के 2 एग्जांपल है पब्लिक ऑर्डर के वायलेशन, ये ज़्यादा रिलेवेंट होंगे क्लॉज 3 के रिस्पेक्ट में, जो भी हम देखेंगे। अब क्लॉज 2 में जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बचता है वो 2, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इन 2 टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना लेक्चर लंबा होगा, बिकॉज रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को समझाने में लेक्चर लंबा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, पहले समझिए। इंडिया की जो सॉवरेनिटी है ये 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है इंडिया जब अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स को विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, या इंडिया गवर्नमेंट जब अपने फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज करती है, ओके, इन सारे चीज़ों को करती है, तो ये सारे अफेयर्स को करते वक्त इंडिया गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे किसी फॉरेन स्टेट या फॉरेन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं है। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू मैनेज इट्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अफेयर्स विद इन द कंट्री, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू एक्सरसाइज इट्स फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया का मतलब है, देखिए, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनको स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ स्टेट। अब स्टेट जो है मैंने आर्टिकल 12 में आपको समझाया था। तो इंडिया के अंदर जो स्टेट के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, लाइक गवर्नमेंट एट सेंटर, गवर्नमेंट एट स्टेट एंड ऑल द लोकल अथॉरिटी विच इंक्लूड ऑल द लोकल एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन इंडिया, ठीक है, जितने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो भी स्टेट ऑर्गन्स हैं या जो भी स्टेट ऑफिसेस हैं, वहाँ पे अगर इन स्टेट ऑफिस पे या इन एग्जीक्यूटिव ऑफिस पे या स्टेट के जो भी ऑर्गन्स हैं विद इन द कंट्री, अगर उनको अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते समय किसी भी तरह का दबाव या इन्फ्लुएंस नहीं फील होता है, यानी कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं वाइल दे आर एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन दे आर सॉवरेन। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम का ऑफिस है, ठीक है, या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार किसी का भी ऑफिस ले लें, ओके, अगर वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, कुछ लोग पहुँच जाते हैं और उस ऑफिस का घेराव कर देते हैं और एसडीएम के ऊपर दबाव क्रिएट करते हैं, या उस ऑफिस को प्रॉपर्ली काम नहीं करने देते हैं, या उसको इन्फ्लुएंस या उसको फोर्स करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब है कि आप इंडिया की इंटरनल सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो फ्रीली, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, वो अगर अपने ड्यूटीज़ और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो सॉवरेन है। और आप उनके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स या प्रेशर सब्जेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी हो जाएगी। इसका मतलब है जब भी आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करें तो आप कुछ ऐसा ना कह दें, ऐसा कुछ ना लिख दें, ऐसा कुछ ना पेंटिंग कर दें, ना छाप दें, ना आप ऐसा कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दें, ठीक है, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी यानी भारत की जो सुप्रीमेसी है, भारत की जो नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल, मतलब आप भारत को ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने ये डिसीजन इनके दबाव में लिया, मतलब आप इंडिया के सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंडिया ने जो अपने कंट्री के अंदर अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया अपना मैनेज कर रही है, या इंडिया के अंदर जो ऑफिसेस वर्क कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, आप उनके इंडिपेंडेंस होने को क्वेश्चन अगर करते हैं और आप ऐसा कोई पोस्ट डालते हैं तो ये सॉवरेनिटी की ब्रीच कहलाएगी और गवर्नमेंट उस पोस्ट को डिलीट कर देगी, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगी, बिकॉज यू आर ब्रीचिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के स्टेट मशीनरी को इंडिपेंडेंट होने पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंट नेचर को क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज, आप जब भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करें तो आप ध्यान में रखें कि आप सरकार के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना क्रिएट करें, ना ही सरकार को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करें, ना ही सरकार के इंडिपेंडेंट नेचर को क्वेश्चन करें, ओके। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, पर आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि सरकार दबाव में है या सरकार बिकी हुई है, ओके, या सरकार इनके दबाव में है, आप इस तरह से नहीं कह सकते। वो एक पॉलिटिशियन के है पार्लियामेंट के अंदर, बिकॉज ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज एंड एमएलएज स्टेट लेजिस्लेचर में दे इंजॉय ह्यूज लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आउटसाइड भी वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन एक बाकी लोगों के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है, ओके।
अब इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? देखिए, जो इंटीग्रिटी वर्ड है इसके बहुत सारे मतलब इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल के केस में इंटीग्रिटी का मीनिंग देखें तो एक पर्टिकुलर पर्सन के केस में होता है इंटीग्रिटी मीन्स टू बी ऑनेस्ट एंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर, यानी अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसके स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर है, तो हम उसको मैन ऑफ इंटीग्रिटी कहेंगे लूज सेंस में। थोड़ा इससे बेहतर अगर समझना है तो वो व्यक्ति लोगों के सामने जो ऑनेस्टी रखता है, अगर वो लोगों के पीछे भी उसी तरह की ऑनेस्टी रखे, ठीक है, यानी उसके एक्शन इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड बिहाइंड द पीपल इफ दे आर सेम इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, देन ही इज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। लेकिन जब आप इंटीग्रिटी की बात लेजिस्लेचर के केस में करते हैं, यानी जो लेजिस्लेटिव हैं, ठीक है, जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, अगर आप इलेक्टेड मेंबर्स के लिए इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी का उनके कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है कि ऑल द लेजिस्लेटर्स मस्ट fulfill their duties and responsibilities in accordance with the law and constitution of India, okay, with full transparency। यानी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भारतीय संविधान के हिसाब से करें और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, ये उनके लिए इंटीग्रिटी होती है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में इंटीग्रिटी की बात करें तो कुछ सिमिलर लिटरल मीनिंग है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव शुड फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटीज इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, विद फुल ट्रांसपेरेंसी। यानी भारत में जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या एग्जीक्यूटिव हैं वो भारत के संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। लेकिन जब इंटीग्रिटी की बात आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया, ओके, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड नॉट डिवाइडेड, यानी इंडिया एक स्टेट है जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसे बांटा नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपको इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का लिटरल मीनिंग समझना है तो आपको आर्टिकल 1 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है ये स्टेट्स का यूनियन होगा, यानी कि कोई भी इंडिया का स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता। इनफैक्ट आर्टिकल 1 लिखते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था कि ये जो आर्टिकल 1 है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये है कि भारत से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। यानी कि जो भी भारत में स्टेट हैं ये किसी समझौता के तहत नहीं बनाए गए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भारत जो कि अपने आप में एक होल टेरिटरी था उसको हमने डिवाइड किया है, यानी अलग अलग स्टेट आपस में आके मिलकर भारत नहीं बनाए हैं। भारत अपने आप में एक सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया था। मैं थोड़ा आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 1947 से पहले जो भी ब्रिटिश इंडिया थी, ओके, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश पैरामाउंटशिप के अंदर थे, ठीक है। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 2 डोमिनियन बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट के साथ जो पैरामाउंटशिप था वो लैप्स हो गया, तो प्रिंसली स्टेट के पास ये चॉइस थी कि वो कोई भी डोमिनियन ज्वाइन कर लें। तो जितना भी इंडिया, मतलब जो प्रोविंस पाकिस्तान के पास गए ब्रिटिश इंडिया, अगर मैं उनको छोड़ दूँ, जितना प्रोविंस इंडिया के पास था वो एक सिंगल जियोग्राफिकल एरिया था। वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई थी कि अलग अलग रीजन आके भारत बना रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया अपने आप में एक सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट थी। उसके बीच में ये 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको हमने भारत में शामिल किया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट था। और जब हमने भारत की संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल 395, जिसमें ये लैंग्वेज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 will be no longer in existence, they are repealed। यानी गवर्नमेंट ऑफ आर्टिकल 395 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील कर दिया। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही रिपील हो गया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कोई वजूद ही नहीं बचा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजूद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत था और वही नहीं बचा वजूद में आर्टिकल 395 की वजह से, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। यानी 1950 में जो भारत थी, यानी संविधान लागू होने पे जो भारत थी वो एक सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट है। हमने स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए बनाया है। कल की डेट में कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम आप में मिले थे, नहीं भाई तुम मिले नहीं थे। हमने एक सिंगल इंडिया से तुमको काट के कार्व आउट करके हमने तुमको स्टेट बनाया था। इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया अपने आप में एक होल नेशन है। ये इंडिया इज ए सिंगल यूनिट एंड इट शैल नॉट बी डिवाइडेड, इट कांट बी डिवाइडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। अब इसका सिंपल मीनिंग है, जहाँ जहाँ भी इंटीग्रिटी आएगा उसका इतना मतलब है कि इंडिया के सिटीजन्स जब भी अपने राइट्स ऑफ फ्रीडम को एंजॉय करें तो वो ये बात ध्यान में रखें कि वो भारत को तोड़ने का काम ना करें। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ब्रीच करने का मतलब है कि आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी अगर आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अपने आप स्पीच में या अपने किसी भी राइटिंग पेंटिंग में या किसी भी तरीके से आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसा कोई पोस्ट डालेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं, मतलब उस पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बिकॉज वो इस रीजनेबल ग्राउंड के अंदर आता है और वहाँ पे कानून
आपको अरेस्ट कर लेगी, ओके, आपके पोस्ट को डिलीट कर देगी, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगी या डिलीट कर देगी, और जो भी आप पे लॉ के तहत कार्रवाई होनी होगी वो होगी। तो आप इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ब्रीच नहीं कर सकते, यानी आप भारत को तोड़ने का काम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया अपने आप में एक सिंगल होल यूनिट है, ओके, एंड दिस सिंगल यूनिट इंडिया बीइंग अ स्टेट ऑफ होल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स मूव टू क्लॉज 3। क्लॉज 3 इतनी भाषा सेम होगी। नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ सो फॉर एज इट इम्पोज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग। तो जो आपके फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है, या जो आपकी पीसफुल असेंबली और रैली, मार्च या रिलीजियस या पॉलिटिकल प्रोसेशन निकालने का जो फ्रीडम था, उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं आपके 3। पहला कि जब भी आप पीसफुल असेंबली करें या जो भी रैली प्रोसेशन निकालें, उसमें आप इंडिया के सॉवरेनिटी को ब्रीच ना करें, यानी इंडिया के जो भी इंडिया में जो भी स्टेट मशीनरी हैं, आप उसे इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर दबाव, कंट्रोल करने का प्रयास ना करें, ठीक है। आप इंडिया की इंटीग्रिटी को ब्रीच ना करें, यानी इंडिया को तोड़ने का काम आप नहीं कर सकते। और आप अपने असेंबली से रैली, मार्च, प्रोसेशन आप निकालो, आपका अधिकार है, लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं कर सकते। यानी आप इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 चीज़ों को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपका ये जो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है ये छीन लिया जाएगा, ओके। और अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आपको फ्रीडम है, आप अपना पीसफुल असेंबली करो, रैली, मार्च, प्रोटेस्ट करो, रिलीजियस प्रोसेशन निकालो। अच्छा, रिलीजियस प्रोसेशन निकालने से एक बात ध्यान में आई, देखिए नियम पब्लिक ऑर्डर में ये भी आता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी अपना कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकालती है, तो अगर वो किसी हाईवे या रोड से निकालती है तो वो रोड के एक साइड से चलेंगे, यानी कि रोड का एक हिस्सा खाली होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये कर्टेल नहीं होना चाहिए, ओके। मैंने कहा था अब रिलीजियस प्रोसेशन निकालने का ये मतलब नहीं कि आप पूरे रोड पे ही अपना ताम झाम लेके चल दें और मतलब बाकी ट्रैफिक लग गया, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, तो ये वायलेशन होता है। और जो भी रैली, रिलीजियस प्रोसेशन या प्रोटेस्ट करना होता है, वो करने से पहले आपको वहाँ के एसडीएम से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम ये करने वाले हैं, इस दिन करने वाले हैं, इतने बजे से इतने बजे तक करने वाले हैं, ओके। सो ये सारी बातें थी फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली को लेकर, यानी सब क्लॉज बी को लेकर। आई थिंक यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ओके। लेट्स मूव अहेड। अब सब क्लॉज 4 की बात कर लेते हैं। सब क्लॉज 4 किसके रिस्पेक्ट में है? सब क्लॉज सी के रिस्पेक्ट में है। सब क्लॉज सी में क्या है कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉर्म कंपनी, ग्रुप, ओके, एसोसिएशन, यूनियन फॉर सोशल, इकोनॉमिक और फॉर पॉलिटिकल पर्पज, ठीक है। इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 4 हैं: सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। 4 ग्राउंड्स हैं, ओके। आप इन 4 ग्राउंड्स को वायलेट ना करें, बाकी आप कोई भी कंपनी, ग्रुप, ट्रेड यूनियन बना लें, ओके, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लें, कोई एनजीओ बना लें, इट इज़ परफेक्टली फाइन, पर आप इंडिया के सॉवरेनिटी को क्वेश्चन ना करें, इंडिया के सॉवरेनिटी को ब्रेक ना करें, इंडिया के इंटीग्रिटी को ब्रीच ना करें, इंडिया को तोड़ने का काम ना करें, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें। जो मैंने बताया कि पब्लिक ऑर्डर के डिस्ट्रप्शन में क्या चीज़ें आएंगी, जो मैंने बताया वो चीज़ें आप वायलेट ना करें। और मोरालिटी जो चौथा रिस्ट्रिक्शन है, उसका मतलब है कि आप कोई ऐसा ग्रुप या एसोसिएशन नहीं बना सकते जो इमोरल काम करता हो। यानी कि इंडिया के कुछ सिटीजन्स, एक सिटीजन या उसके साथ कुछ लोग मिलकर ये नहीं कह सकते कि देखो हमारा माफिया ग्रुप है, हम गैंगस्टर ग्रुप है। नो, यू कैन नॉट बी गैंगस्टर ग्रुप और माफिया ग्रुप, बिकॉज जो आपकी एक्टिविटी है वो इमोरल है, और इसके लिए आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप ऐसा कोई समूह बना सको। अब सब क्लॉज 5 की बात कर लेते हैं। सब क्लॉज 5 जो है, अरे नो, इट इज़ क्लॉज 5, सॉरी। देखिए मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ उस समय कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, क्लॉज, सब क्लॉज, पर आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब, ओके। तो क्लॉज 5, तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 5 है उसमें जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई के लिए हैं। सब क्लॉज डी में क्या था? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सब क्लॉज ई में क्या था? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो उन दोनों के लिए रिस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में है, और ये सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला है योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कैन बी टेकन अवे इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सेकेंड, इट कैन बी टेकन अवे इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का मतलब ये है, देखिए जो इंडिया में पब्लिक के सहूलियत के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे जो डिप्लोमेटिक एरिया है, ठीक है, वो इंडिया गवर्नमेंट की काफ़ी सीक्रेट वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट की बहुत सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो डिप्लोमेटिक एरिया, चूँकि गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के जो भी संस्थाएं, वो लोगों के लिए ही तो हैं, ठीक है, वो लोगों के इंटरेस्ट में ही तो है, चाहे वो डिफेंस संस्थाएं हों, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों। तो डिप्लोमेटिक एरिया में आप ये आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। अगर आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के एरिया में जाएंगे तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता है। आप किसी मिलिट्री एरिया में जाएंगे, ओके, कोई एरिया जो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री एरिया है, तो काफ़ी सीक्रेट और क्लासिफाइड जोन होता है, तो वहाँ आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएँ तो वहाँ ना आपको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस होता है, और आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करती हो या अपने वेपन्स की टेस्टिंग करती हो, वो भी क्लासिफाइड एरियाज होते हैं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या आपके प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरियाज़ भी आपके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस या मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं होते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ का मतलब यह है कि देखिए जो हमारे इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है,
जो उड़ीसा में रहती हैं या जो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो हमारे इंडिया की जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी वर्जिन पॉपुलेशन है। वर्जिन इन द सेंस कि उनकी लाइफ स्टाइल जैसी 200-300 साल पहले थी या 500-600 साल पहले थी, वैसी ही लाइफ स्टाइल आज भी है लगभग। यानी आज भी वो हंटिंग गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग गैदरिंग और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी चल रही है। यानी वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत कट के रहते हैं, और हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा कल्चर, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अलग है और उनका बहुत अलग है। हमारी लाइफ स्टाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है, पर उनके चेंजेस बहुत माइन्यूट हैं। तो और वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो तो ना हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, ना ही हमें अपनी सोसाइटी में एसिमुलेट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया। यानी उन जगहों पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कोई व्यक्ति जाके घूम नहीं सकता और वहाँ जाके रह नहीं सकता। यानी हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मूवमेंट वहाँ पे कर्टेल होता है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 के रिस्पेक्ट में मैं एक बात आपको ओवरराइड कर देता हूँ कि देखिए, जो भी टोल प्लाजा होता है, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिस डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, अगर उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर टोल प्लाजा वाला रोड ही या हाईवे मात्र वो रोड हाईवे एक्सप्रेसवे है, तो फिर ये आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन होगा और फिर ऐसे किसी भी रोड पे टोल प्लाजा नहीं हो सकती। लेकिन टोल प्लाजा अगर किसी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे पे है तो इसका मतलब है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए और भी अल्टरनेटिव रूट्स होंगे जिन पे कोई भी तरह का, जिस पे कोई भी टोल नहीं लग रहा होगा। तो आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर कुछ फ्री रूट्स हैं तो फिर आपका टोल प्लाजा वायलेशन नहीं है, बिकॉज इन दैट केस आपने एक एक्सप्रेसवे हाईवे इसलिए चुना बिकॉज इट प्रोवाइड यू बेटर फैसिलिटी, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो टोल प्लाजा वायलेशन नहीं होता है बिकॉज टोल प्लाजा उन्हीं एक्सप्रेसवे या हाईवेज पे होता है जिन पे जो हाईवे या एक्सप्रेसवे जिन डेस्टिनेशन को जाते हैं उन डेस्टिनेशन को जाने के लिए और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं और वो फ्री रूट्स होते हैं। इसीलिए टोल प्लाजा जो होता है वो वायलेशन नहीं होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब आपके पेशेंस को शांति मिलेगी बिकॉज हम आखिरी क्लॉज करने जा रहे हैं, क्लॉज 6। ठीक है, क्लॉज 6 जो है ये आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को लेके, यानी जो मैंने कहा था कि भारत के नागरिक कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, आर्टिकल 19 में जो क्लॉज 6 है ये इंसर्ट किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 6 नहीं था, तो क्लॉज 6 को इंसर्ट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। ठीक है, और क्लॉज 6 को इसलिए इंसर्ट किया गया बिकॉज सब क्लॉज जी की वजह से गवर्नमेंट रेलवे को मोनोपोलाइज नहीं कर सकती थी, बिकॉज रेलवे भी एक बिजनेस है और कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन कर सकता है तो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट इंडिया में बहुत कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे, कुछ ऐसे ट्रेड बिजनेस थे जिनको मोनोपोलाइज करना चाहती थी। प्लस इंडिया में बहुत सारे जो भी प्रोफेशन हैं या ऑक्यूपेशन है उनके लिए कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें इम्पोज करने के लिए ही सब क्लॉज 6 डाला गया। और सब क्लॉज 6 डालने के पीछे एक और कारण था कि संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जिसको बोलते थे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947। ये जो एक्ट था ये स्टेट गवर्नमेंट को इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को मोनोपोलाइज करने का अधिकार देता था। लेकिन सब क्लॉज जी जो है वो इनकन्सिस्टेंट था इस पर्टिकुलर लॉ के साथ, बिकॉज वो तो सभी सिटीजन को फ्रीडम दे रहा है कुछ भी करने का। तो जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 था ये एक्लिप्स हो गया था सब क्लॉज जी की वजह से। तो उस एक्लिप्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने सब क्लॉज 6 डाला। ठीक है, प्लस सब क्लॉज 6 इसलिए भी डालना जरूरी था, वो तो एक्लिप्स हटाना था, वो तो जरूरी था। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशन है जिनके लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इन दो बातों को डालने के लिए सब क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया। तो इसमें जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, मतलब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि जो मतलब पहला अगर पार्ट 1 देखें, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी अगर किसी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने के लिए कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है तो बिना उसके आप वो नहीं कर सकते। यानी अगर कोई IAS IPS बनना चाहता है तो ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और सब क्लॉज जी मुझे अधिकार देता है कि मैं जो बनना चाहूँ मैं बन सकता हूँ। नो, आप IAS IPS तभी बनोगे जब आप उसकी जो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करो। यानी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी जाके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सर्विस मिलेगा। इसका पार्ट 2 ये कहता है कैरिंग ऑन बाई स्टेट और बाई कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाई स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलग करना। ओके, अलग करना। ओके, तो इस पार्ट 2 का मतलब यह है कि स्टेट अगर कोई ट्रेड या बिजनेस जो स्टेट करती है या स्टेट द्वारा अगर कोई कॉरपोरेशन ओन की जाती है वो कोई ट्रेड या बिजनेस या कोई सर्विस करना चाहती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड बिजनेस में स्टेट चाहे तो
लोगों को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दे या पार्शली एक्सक्लूड कर दे। कंप्लीट एक्सक्लूजन का मतलब है कि स्टेट उस पर्टिकुलर बिजनेस को मोनोपोलाइज कर दे। ओके, पार्शियल एक्सक्लूजन का मतलब है कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग ला दे, यानी गवर्नमेंट जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट करती थी, यानी डीआरडीओ और जो ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्रीज थी। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को, तो कुछ बड़ी कंपनी भी लाइसेंस के थ्रू डिफरेंट डिफेंस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स का मतलब है कि कंप्लीट मोनोपोली ऑफ स्टेट। जैसे रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मोनोपोली है। ओके, उसे कोई और कर ही नहीं सकता इंडिया में, कोई और सिटीजन उस बिजनेस को, इस ट्रेड को, ओके, या इस सर्विस, रेलवे एज ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का कंप्लीट मोनोपोली है या गवर्नमेंट ने कंप्लीट एक्सक्लूजन किया हुआ है। पार्शियल एक्सक्लूजन का मैंने एग्जांपल दे दिया, लाइसेंसिंग सिस्टम, और अदरवाइज इसके अलावा कोई और भी स्थिति होगी तो वो करने का सरकार के पास अधिकार है। यानी जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन करने का जो अधिकार है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट ये छीन सकती है। यानी आप कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस, ट्रेड, सर्विस इंडस्ट्री है जिसे सरकार जो चला रही है या सरकार की अगर कोई संस्था चला रही है तो उसमें लोगों को कंप्लीट एक्सक्लूजन कर सकती है, यानी स्टेट मोनोपोली कर सकती है, या पार्शियल मोनोपोली यानी लाइसेंसिंग सिस्टम कर सकती है, या इनके अलावा कोई और स्थिति है तो वो भी सरकार कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 19। अब देखिए, मैं इस लेक्चर को फिनिश करूँ इससे पहले मैं बता दूँ, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए से जी तक मैंने पढ़ा, उनका हिंदी इंग्लिश में मीनिंग बताया, उनका ब्रॉडर सेंस भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। और मैंने सब क्लॉज एफ भी बताया कि वो रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत बाय देन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। और आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल राइट है, और लीगल राइट फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने बताया। प्लस मैंने रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस में मैंने क्लॉज 2 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, उनको लेकर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। हर एक पर्टिकुलर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की मीनिंग को मैंने एक्सप्लेन किया, उनके अंदर फॉल होने वाले क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। हर एक लाइन का इंग्लिश मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हर एक लाइन का इंग्लिश मीनिंग कैसे समझा जाएगा ये मैंने आपको बताया, हिंदी इंग्लिश में, और उनको डिफरेंट तरीके से। ओके, सो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लेक्चर देखने के बाद आप देखो, सॉवरेनिटी बेच करने का आप मतलब समझ गए, एक्सटर्नल इंटरनल सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का मतलब समझ गए, आप ये समझ गए कि इंटीग्रिटी का जो मीनिंग है एक पर्सन के केस में डिफरेंट होता है, एक एग्जीक्यूटिव के लिए डिफरेंट है, एक लेजिस्लेचर के लिए डिफरेंट है। ओके, इंडिया के सेंस में उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। ओके, साथ ही साथ पब्लिक ऑर्डर, वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर या डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर जितनी सारी तरह की क्राइटेरियाज बातें आती है वो मैंने एक्सप्लेन किया। सो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप खुद से सोचो। अगर आप इस लेक्चर को देखो, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखा है तो आप खुद अपने आप से पूछो कि जो भी आपके राइट्स ऑफ फ्रीडम हैं या आर्टिकल 19 जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगी, उसमें किसी भी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं बचा होगा। सो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए मुझे लेक्चर्स में इतना टाइम लगता है। So this is the end of the lecture. Thank you so much for your patience and keep doing good things. Take care of your health. Goodbye.